अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं 2.1 भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए गणितज्ञ इन गणन अर्थात गिनती गिनने वाली संख्याओं को, काउंटिंग नंबर्स को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पूर्ववर्ती और परवर्ती दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती या सक्सेसर प्राप्त कर लेते हैं। 16 का परवर्ती 16 + 1 = 17, 19 का परवर्ती 19 + 1 = 20 है और इस प्रकार आगे भी चलता रहेगा। संख्या 16 संख्या 17 से ठीक पहले आती है। हम कहते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती या प्रीडेसेसर 17 - 1 = 16 है। 20 का पूर्ववर्ती 20 - 1 = 19 है, इत्यादि। प्रयास कीजिए। 1, 19, 1997, 12,000, 49, 1,00,000, 24,00,000, 40,701, 1,01,199 और 2,08,090 के पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। प्रश्न 2, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? प्रश्न 3, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? संख्या 3 का एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती है। 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका परवर्ती 3 है और पूर्ववर्ती 1 है। क्या 1 के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों हैं? पृष्ठ 30। हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं। हम किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी गिन सकते हैं। हम भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं। संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों की संख्या को भी गिना जा सकता है। हो सकता है कि हम आसमान में स्थित तारों या अपने सिर के बालों की संख्या को गिन न पाएं, परंतु यदि हम इन्हें गिन पाएं तो इनके लिए भी कोई संख्या अवश्य होगी। फिर हम ऐसी संख्या में 1 जोड़कर उससे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम 2 व्यक्तियों के सिरों के कुल बालों की संख्या तक को लिख सकते हैं। अब ये शायद स्पष्ट है कि सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त हमारे सम्मुख अनेक अन्य प्रश्न आते हैं जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। आप ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों में से अनेक के उत्तरों को संभवतः ज्ञात नहीं कर पाएंगे। 2.2 पूर्ण संख्याएं। हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह या कलेक्शन में हम 0 को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं अर्थात होल नंबर्स का संग्रह बनाती हैं। प्रयास कीजिए। 1, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? 2, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 4, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अपनी पिछली कक्षाओं में आप पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलभूत संक्रियाएं जैसे जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग अर्थात विभाजन करना सीख चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि इनका प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता है। आइए इन संक्रियाओं को एक संख्या रेखा पर करें, परंतु ऐसा करने से पहले आइए ज्ञात करें कि संख्या रेखा क्या होती है। पृष्ठ 31। 2.3 संख्या रेखा। एक रेखा खींचिए। इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए। इस बिंदु को 0 नाम दीजिए। 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए। इसे 1 नाम दीजिए। 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी कहलाती है। इसी रेखा पर 1 के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इसी विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3, 4, 5 ... से नामांकित करते रहिए। आप दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं।
यहाँ दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। यहाँ एक रेखा दर्शाई गई है, संख्या रेखा। इस पर समान दूरी पर अंक लिखे गए हैं बाएं से। सबसे बाएं है 0, उसके बाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है? निश्चित रूप से ये दूरी 2 मात्रक है। क्या आप बिंदु 2 और 6 तथा 2 और 7 के बीच की दूरियों को बता सकते हैं? संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है और संख्या 7 संख्या 4 से बड़ी है, अर्थात 7 बड़ी है 4 से। संख्या 8 संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है और 8 6 से बड़ी है। इन प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं में से वो संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि बाईं ओर की पूर्ण संख्या छोटी होती है। उदाहरणार्थ 4 छोटी है 9 से, 4 9 के बाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार 12 बड़ी है 5 से, 12 5 के दाईं ओर स्थित है। आप 10 और 20 के बारे में क्या कह सकते हैं? 30, 12 और 18 की संख्या रेखा पर स्थितियां देखिए। कौन सी संख्या सबसे बाईं ओर स्थित है? क्या आप 1005 और 9756 में से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? संख्या रेखा पर 12 के परवर्ती और 7 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। संख्या रेखा पर योग। पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 3 और 4 के योग को देखें। यहाँ संख्या रेखा बनाई गई है, इस पर चिन्ह अंकित हैं। हमें 3 और 4 का योग करना है, तो हम 3 से शुरू करेंगे। चूंकि हमें इस संख्या में 4 जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर 4 कदम 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 चलते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। चौथे कदम के अंतिम तीर के सिरे पर बिंदु 7 है। इस प्रकार 3 और 4 का योग 7 है, अर्थात 3 + 4 = 7। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करके 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5 और 1 + 6 को ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 32। व्यवकलन घटाना। 2 पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 7 - 5 ज्ञात करें। तीर के सिरे पर बिंदु 7 है। 7 से प्रारंभ करेंगे। चूंकि 5 को घटाया जाना है, इसलिए हम बाईं ओर एक मात्रक वाले 5 कदम चलते हैं। हम बिंदु 2 पर पहुंचेंगे। हमें 7 - 5 = 2 प्राप्त हुआ। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करके 8 - 3, 6 - 2 और 9 - 6 ज्ञात कीजिए। गुणन। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। आइए 4 × 3 ज्ञात करें। यहाँ संख्या रेखा है। 0 से प्रारंभ करेंगे और दाईं ओर एक बार में 3 मात्रकों के बराबर के कदम चलेंगे। ऐसे 4 कदम चलेंगे। आप कहाँ पहुँचेंगे? आप 12 पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं 4 × 3 = 12। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करके 2 × 6, 3 × 3 और 4 × 2 को ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1। प्रश्न 1। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। उत्तर। 3 संख्याएं हैं 11,000, 11,001, 11,002। प्रश्न 2। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। उत्तर। 10,000, 9,999, 9,998। प्रश्न 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? उत्तर 0। प्रश्न 4। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? उत्तर 20। प्रश्न 5। निम्न के परवर्ती लिखिए। ए 24,40,701। उत्तर 24,40,702। बी संख्या है 1,01,99। उत्तर 1,02,00,। सी 10,00,000,
99,999, उत्तर 11 लाख। डी 23,45,670, उत्तर 23,45,671। प्रश्न 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। ए 94, उत्तर 93, बी 10,000, उत्तर 9,999, सी 2,08,090, उत्तर 2,08,089, डी 76,54,321, उत्तर 76,54,320। प्रश्न 7, संख्याओं के निम्न युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ए संख्या है 530 और 503, उत्तर संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए 530 बड़ी है 503 से। बी संख्या है 370 और 307, 370 307 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए 370 बड़ी है 307 से। सी संख्याएं हैं 98,765 और दूसरी संख्या है 56,789, उत्तर संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए 98,765 बड़ी है 56,789 के। डी संख्याएं हैं 98,30,415 और 1,23,001, उत्तर 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है, अतः 98,30,415 छोटी है 1,23,001 से। प्रश्न 8, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? ए 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, असत्य। बी 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, असत्य। सी 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य। डी 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सत्य। ई सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य। एफ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, असत्य। जी 2 संख्याओं की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, असत्य। एच 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, असत्य। आई प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। जे पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, असत्य। के पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, असत्य। एल पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। एम 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, असत्य। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 33 2.4 पूर्ण संख्याओं के गुण। जब हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं को निकटता से देखते हैं तो उनमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं। इन गुणों से हमें इन संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। साथ ही ये गुण कई संक्रियाओं को बहुत सरल भी बना देते हैं। इन्हें कीजिए। आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लेकर उन्हें जोड़ने को कहा जाए। क्या परिणाम सदैव एक पूर्ण संख्या आता है? आपके योग इस प्रकार के हो सकते हैं। 7 + 8 = 15, एक पूर्ण संख्या। 5 + 5 = 10, एक पूर्ण संख्या। 0 + 15 = 15, एक पूर्ण संख्या। डैश + डैश = डैश। इसी प्रकार अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 5 और युग्म लेकर योग ज्ञात कीजिए। क्या योग सदैव एक पूर्ण संख्या है? क्या आपको पूर्ण संख्याओं का कोई ऐसा युग्म प्राप्त हुआ जिनका योग एक पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है जिनका योग एक पूर्ण संख्या न हो। हम कहते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। चूंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवृत्त है। ये पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत्त गुण कहलाता है।
क्या पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध हैं? आप इसकी जांच किस प्रकार करेंगे? आपके गुणन इस प्रकार हो सकते हैं: 7 गुणा 8 बराबर 56, एक पूर्ण संख्या। 5 गुणा 5 बराबर 25, एक पूर्ण संख्या। 0 गुणा 15 बराबर 0, एक पूर्ण संख्या। डैश गुणा डैश बराबर डैश, डैश गुणा डैश बराबर डैश। इसी तरह से और भी संख्याएं हो सकती हैं। पृष्ठ 34। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध गुण: पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। 1. पूर्ण संख्याएं व्यवकलन या घटाने के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि आपके व्यवकलन इस प्रकार के हो सकते हैं: 6 - 2 बराबर 4, एक पूर्ण संख्या। 7 - 8 बराबर प्रश्न चिन्ह, एक पूर्ण संख्या नहीं। 5 - 4 बराबर 1, एक पूर्ण संख्या। 3 - 9 बराबर प्रश्न चिन्ह, एक पूर्ण संख्या नहीं। अपनी ओर से कुछ और उदाहरण लीजिए और उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिए। 2. क्या पूर्ण संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध हैं? नहीं। निम्न सारणी को देखिए। 8/4 बराबर 2, एक पूर्ण संख्या। 5/7 बराबर 5/7, एक पूर्ण संख्या नहीं। 12/3 बराबर 4, एक पूर्ण संख्या। 6/5 बराबर 6/5, एक पूर्ण संख्या नहीं। अपनी ओर से कुछ और उदाहरण लेकर उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिए। पृष्ठ 35। 0 द्वारा विभाजन: एक संख्या से विभाजन अर्थात भाग देने का अर्थ है कि उस संख्या को बार बार घटाना। आइए 8/2 ज्ञात करें। 8 में से 2 को बार बार घटाइए। 8 - 2 1, 6 - 2 2, 4 - 2 3, 2 - 2 4। 8 में से 2 को 4 बार घटाने के बाद ये बराबर हुआ 0 के। कितनी बार घटाने पर हम 0 तक पहुँचे हैं? 4 बार। इसलिए हम 8/2 बराबर 4 लिखते हैं। इस विधि से 24/8 और 16/4 ज्ञात कीजिए। आइए अब 2/0 को ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 2 - 0 1, 2 - 0 2, 2 - 0 3, 2 - 0 4 बराबर 2। प्रत्येक बार घटाने पर हमें पुनः 2 प्राप्त होता है। क्या ये प्रक्रिया कभी समाप्त होगी? नहीं। हम कहते हैं कि 2/0 परिभाषित नहीं है। आइए 7/0 ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 7 - 0 1, 7 - 0 2, 7 - 0 3 बराबर 7। पुनः हमें घटाने के किसी भी स्तर पर 0 नहीं प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि 7/0 परिभाषित नहीं है। 5/0 और 16/0 के लिए भी इसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। पृष्ठ 36। योग और गुणन की क्रम विनिमेयता। यहाँ 2 संख्या रेखाएं दर्शाई गई हैं। ये चित्र क्या दर्शाते हैं? दोनों स्थितियों में हम 5 पर पहुँचते हैं। एक बार 3 से 5 पर और दूसरी बार 2 से 5 पर। 3 + 2 बराबर 2 + 3 बराबर हैं दोनों में से एक ही उत्तर 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 + 3 और 3 + 5 भी बराबर हैं। इन्हें भी यहाँ संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार 4 + 6 बराबर 6 + 4 के लिए भी यही करने का प्रयत्न कीजिए। क्या ये तब भी सत्य है जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं? आपको पूर्ण संख्याओं का कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिलेगा जिसमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योग भिन्न भिन्न प्राप्त हों। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय है। ये गुण योग की क्रम विनिमेयता कहलाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आपके घर पर एक छोटा उत्सव है। आप मेहमानों के लिए कुर्सियों की 6 पंक्तियां बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 कुर्सियां हैं। कमरा इतना चौड़ा नहीं है कि इसमें 8 कुर्सियों वाली पंक्तियां समा सकें। आप ये निर्णय लेते हैं कि कुर्सियों की 8 पंक्तियां बनाएं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सियां हों। क्या आपको और अधिक कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या गुणन का भी क्रम विनिमेयता गुण होता है? संख्याओं 4 और 5 को अलग अलग क्रमों में गुणा कीजिए। आप देखेंगे कि 4 × 5 बराबर 5 × 4 है।
क्या ये संख्याओं 3 और 6 तथा 5 और 7 के लिए भी सत्य है? आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमेय हैं। जांच कीजिए। 1. पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन या घटाना क्रम विनिमेय नहीं है। इसकी जांच संख्याओं के 3 विभिन्न युग्म लेकर कीजिए। 2. क्या 6/3 वही है जो 3/6 है? पूर्ण संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पृष्ठ 37। योग और गुणन की सहचारिता। ए कोष्ठक में 2 + 3 कोष्ठक बंद +4 = 5 + 4 = 9। बी 2 प्लस कोष्ठक में 3 + 4 कोष्ठक बंद = 2 + 7 = 9। उपरोक्त में ए के अनुसार आप पहले 2 और 3 को जोड़कर प्राप्त योग में 4 जोड़ सकते हैं। साथ ही बी के अनुसार आप पहले 3 और 4 को जोड़कर प्राप्त योग में 2 जोड़ सकते हैं। क्या दोनों परिणाम समान नहीं हैं? हम ये भी प्राप्त करते हैं कि कोष्ठक में 5 + 7 कोष्ठक बंद +3 = 12 + 3 = 15 तथा 5 प्लस कोष्ठक में 7 + 3 कोष्ठक बंद = 5 + 10 = 15 है। इसलिए कोष्ठक में 5 + 7 कोष्ठक बंद +3 = 5 प्लस कोष्ठक में 7 + 3 हुआ। ये पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। संख्या 2, 8 और 6 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। उदाहरण 1. संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। हल 234 + 197 + 103 = 234 प्लस कोष्ठक में 197 + 103 कोष्ठक बंद = 234 + 300 = 534। ध्यान दीजिए कि जोड़ने की सुविधा के लिए हम किस प्रकार संख्याओं के समूह बनाते हैं। इस खेल को खेलिए। आप और आपका मित्र इस खेल को खेल सकते हैं। आप 1 से 10 तक में से कोई संख्या बोलिए। अब आपका मित्र इस संख्या में 1 से 10 तक की कोई भी संख्या जोड़ता है। इसके बाद आपकी बारी है। आप बारी बारी से दोनों खेलिए। जो पहले 100 तक पहुंचता है वही जीतेगा। यदि आप सदैव जीतना चाहते हैं तो आपकी युक्ति या योजना क्या होगी? ए 12 + 9 = 21, 29 + 7 = 36। बी 5 + 7 = 12, 21 + 8 = 29, 36 + 8 = 44। ए और बी में बिंदुओं की संख्याओं को गिनिए। आपको क्या प्राप्त होता है? दोनों में बिंदुओं की संख्याएं बराबर हैं। ए में हमारे पास प्रत्येक खाने में 2 × 3 बिंदु हैं। इसलिए बिंदुओं की कुल संख्या कोष्ठक में 2 × 3 कोष्ठक बंद × 4 है बराबर 24 है। बी में प्रत्येक खाने में 3 × 4 बिंदु हैं। इसलिए बिंदुओं की कुल संख्या 2 × कोष्ठक में 3 × 4 कोष्ठक बंद बराबर 24 है। इस प्रकार कोष्ठक में 2 × 3 कोष्ठक बंद × 4 बराबर 2 × कोष्ठक में 3 × 4 कोष्ठक बंद है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कोष्ठक में 3 × 5 कोष्ठक बंद × 4 बराबर 3 × कोष्ठक में 5 × 4 है। इसी को 5 × 6 कोष्ठक बंद × 2 और 5 × कोष्ठक में 6 × 2 कोष्ठक बंद तथा कोष्ठक में 3 × 6 कोष्ठक बंद × 4 और 3 × कोष्ठक में 6 × 4 कोष्ठक बंद के लिए प्रयास कीजिए। पृष्ठ 38। ये पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण कहलाता है। सोचिए और ज्ञात कीजिए कौन सा गुण सरल है और क्यों। ए कोष्ठक में 6 × 5 कोष्ठक बंद × 3 या 6 × कोष्ठक में 5 × 3 कोष्ठक बंद। बी कोष्ठक में 9 × 4 कोष्ठक बंद × 25 या 9 × कोष्ठक में 4 × 25 कोष्ठक बंद। उदाहरण 2. 14 + 17 + 6 को 2 विधियों से ज्ञात कीजिए। हल 14 + 17 + 6 बराबर कोष्ठक में 14 + 17 कोष्ठक बंद +6 बराबर 31 + 6 बराबर 37। 14 + 17 + 6 बराबर 14 + 6 कोष्ठक बंद +17 बराबर 20 + 17 बराबर 37।
यहाँ आपने योग के साहचर्य और क्रम विनिमय गुणों के संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया है। क्या आप सोचते हैं कि क्रम विनिमय और साहचर्य गुण के प्रयोग से परिकलन कुछ सरल हो जाते हैं? प्रयास कीजिए। 7 + 18 + 13 और 16 + 12 + 4 को ज्ञात कीजिए। गुणन का साहचर्य गुण निम्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होता है। उदाहरण 3, 12 × 35 बराबर ज्ञात कीजिए। 12 × 35 बराबर कोष्ठक में 6 × 2 कोष्ठक बंद गुणा 35 बराबर 6 गुणा कोष्ठक में 2 × 35 कोष्ठक बंद बराबर 6 × 70 बराबर 420। इस उदाहरण में हमने साहचर्य गुण का उपयोग सबसे छोटी सम संख्या को 5 के गुणज अर्थात मल्टीपल से गुणा कर सरलता से उत्तर प्राप्त करने के लिए किया है। उदाहरण 4, 8 × 1769 × 125 को ज्ञात कीजिए। 8 × 1769 × 125 बराबर 8 × 125 × 1769। आप यहाँ किस गुण का प्रयोग कर रहे हैं? बराबर कोष्ठक में 8 × 125 कोष्ठक बंद गुणा 1769 बराबर 1000 × 1769 बराबर 1769000 अर्थात 17,69,000। पृष्ठ 39। प्रयास कीजिए। ज्ञात कीजिए 25 × 8358 × 4 और 625 × 3759 × 8। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या कोष्ठक में 16 भाग 4 कोष्ठक बंद भाग 2 बराबर 16 भाग कोष्ठक में 4 भाग 2 है? क्या विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू होता है? नहीं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। क्या कोष्ठक में 28 भाग 14 कोष्ठक बंद भाग 2 और 28 भाग कोष्ठक में 14 भाग 2 बराबर है? इन्हें कीजिए। योग पर गुणन का वितरण। 6 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर मापों का एक आलेख या ग्राफ कागज लीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर मापों वाले वर्ग बने हों। आपके पास कुल कितने वर्ग हैं? क्या ये संख्या 6 × 8 है? अब इस कागज को 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर मापों वाले दो भागों में काट दीजिए, जैसा कि यहाँ आकृति में दिखाया गया है। वर्गों की संख्या, क्या ये 6 × 5 है? और दूसरे में वर्गों की संख्या, क्या ये 6 × 3 है? दोनों भागों में कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं? क्या ये कोष्ठक में 6 × 5 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में 6 × 3 कोष्ठक बंद है? क्या इसका अर्थ है 6 × 8 बराबर कोष्ठक में 6 × 5 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में 6 × 3 कोष्ठक बंद? लेकिन 6 × 8 बराबर 6 गुणा कोष्ठक में 5 + 3 कोष्ठक बंद है। क्या ये दर्शाता है कि 6 गुणा कोष्ठक में 5 + 3 कोष्ठक बंद बराबर कोष्ठक में 6 × 5 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में 6 × 3 कोष्ठक बंद? इसी प्रकार आप पाएंगे कि 2 गुणा कोष्ठक में 3 + 5 कोष्ठक बंद बराबर कोष्ठक में 2 × 3 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में 2 × 5 है। इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। वितरण या बंटन गुण का प्रयोग करके 4 गुणा कोष्ठक में 5 + 8 कोष्ठक बंद, 6 गुणा कोष्ठक में 7 + 9 कोष्ठक बंद और 7 गुणा कोष्ठक में 11 + 9 कोष्ठक बंद को ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 40। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अब निम्न गुणन प्रक्रिया को देखिए और चर्चा कीजिए कि क्या हम संख्याओं का गुणन करते समय योग पर गुणन के वितरण गुण की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। 425 × 136। सबसे पहले 6 इकाई से हम गुणा करेंगे। 6 × 425 बराबर 2550। इसके बाद 3 दहाइयों से गुणा करेंगे तो आएगा 30 × 425 बराबर 12,750। इसके बाद 100 से गुणा करेंगे तब मिलेगा 100 × 425 बराबर 42,500। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होगा 57,800,
जो कि हमें प्राप्त हुआ है 425 गुणा कोष्ठक में 6 + 30 + 100 करने से। उदाहरण 5, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपए और दूध के लिए 4 रुपए लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं? हल, इसे 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। विधि 1, लंच के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात कीजिए, दूध के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात कीजिए, फिर इन्हें जोड़िए। लंच की लागत बराबर 5 गुणा 20 रुपए, दूध की लागत बराबर 5 गुणा 4 रुपए। कुल लागत बराबर कोष्ठक में 5 गुणा 20 कोष्ठक बंद रुपए प्लस 5 गुणा 4 कोष्ठक बंद रुपए बराबर कोष्ठक में 100 + 20 रुपए बराबर 120 रुपए। विधि 2, एक दिन के कुल राशि ज्ञात कीजिए, फिर इसे 5 से गुणा कीजिए। एक दिन के लंच प्लस दूध की लागत बराबर 20 + 4 रुपए। 5 दिन की कुल लागत बराबर 5 गुणा कोष्ठक में 20 + 4 कोष्ठक बंद रुपए बराबर 5 गुणा 24 रुपए बराबर 120 रुपए। ये उदाहरण दर्शाता है कि 5 गुणा कोष्ठक में 20 + 4 कोष्ठक बंद बराबर 5 गुणा 20 कोष्ठक बंद प्लस 5 गुणा 4 कोष्ठक बंद है। ये योग पर गुणन के वितरण का सिद्धांत है। पृष्ठ 41। उदाहरण 6, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ज्ञात कीजिए। हल, 12 गुणा 35 बराबर 12 गुणा कोष्ठक में 30 + 5 कोष्ठक बंद बराबर 12 गुणा 30 + 12 गुणा 5 बराबर 360 + 60 बराबर 420। उदाहरण 7, सरल कीजिए। 126 गुणा 55 + 126 गुणा 45। हल, 126 गुणा 55 + 126 गुणा 45 बराबर 126 कोष्ठक में 55 + 45 कोष्ठक बंद बराबर 126 गुणा 100 बराबर 12,600। प्रयास कीजिए। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 15 गुणा 68, 17 गुणा 23 और 69 गुणा 78 प्लस 22 गुणा 69 के मान ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव, योग और गुणन के लिए। पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं के संग्रह से किस रूप में भिन्न है? ये केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति के कारण है। इस संख्या शून्य की योग में विशेष भूमिका है। इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए। निम्न सारणी आपकी सहायता करेगी। 7 + 0 बराबर 7, 5 + 0 बराबर 5, 0 + 15 बराबर 15, 0 + 26 बराबर 26। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? परिणाम स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव या तत्समक कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। पृष्ठ 42। गुणन की संक्रिया में भी शून्य की एक विशेष भूमिका है। किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ निम्न प्रतिरूप को देखिए। 5 गुणा 6 बराबर 30, 5 गुणा 5 बराबर 25, 5 गुणा 4 बराबर 20, 5 गुणा 3 बराबर 15, 5 गुणा 2 बराबर, 5 गुणा 1 बराबर और 5 गुणा 0 बराबर प्रश्न चिन्ह। देखिए कि किस प्रकार गुणनफल में कमी हो रही है। क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? क्या आप अंतिम चरण का अनुमान लगा सकते हैं? क्या यही प्रतिरूप अन्य पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य है? इसको 2 अलग अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ। किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक की है। निम्न सारणी को देखिए। 7 गुणा 1 बराबर 7, 5 गुणा 1 बराबर 5, 1 गुणा 12 बराबर 12, 1 गुणा 100 बराबर 100, 1 गुणा डैश बराबर डैश। आप यही सोच रहे हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक तत्समक अवयव या तत्समक है। दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। प्रश्नावली 2.2। प्रश्न 1, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ए 837 + 208 + 363। उत्तर 1408।
बी 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, उत्तर 4600। प्रश्न 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 2 गुणा 1768 गुणा 50, उत्तर 1,76,800। बी 4 गुणा 166 गुणा 25, उत्तर 16,600। सी 8 गुणा 291 गुणा 125, उत्तर 2,91,000। डी 625 गुणा 279 गुणा 16, उत्तर 27,90,000। ई 285 गुणा 5 गुणा 60, उत्तर 85,500। एफ 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, उत्तर 10 लाख। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3, उत्तर 5,940। बी 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279, उत्तर 54,27,900। सी 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69, उत्तर 81,26,500। डी 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 प्लस 25 गुणा 218, उत्तर 1,92,25,000। प्रश्न 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 738 गुणा 103, उत्तर 76,014। बी 854 गुणा 102, उत्तर 87,108। सी 258 गुणा 1,008, उत्तर 2,60,064। डी 1005 गुणा 168, उत्तर 1,68,840। प्रश्न 5, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? उत्तर 3,960 रुपये। प्रश्न 6, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? उत्तर 1,500 रुपये। प्रश्न 7, निम्न को सुमेलित कीजिए। 1, 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा कोष्ठक में 6 प्लस 30 प्लस 100। 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। 3, 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। मैच करना है निम्न से, ये दिए गए हैं। ए गुणन की क्रम विनिमेयता, बी योग की क्रम विनिमेयता, सी योग पर गुणन का वितरण। उत्तर 1 है सी, 2 है ए और 3 है बी। अर्थात प्रश्न 1 है योग पर गुणन का वितरण, प्रश्न 2 है गुणन की क्रम विनिमेयता और प्रश्न 3 है योग की क्रम विनिमेयता। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 43। 2.5 पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जो आकार हम लेंगे वे हैं 1 एक रेखा, 2 एक आयत, 3 एक वर्ग और 4 एक त्रिभुज। प्रत्येक संख्या को इन आकारों में से एक आकार में व्यवस्थित करना चाहिए, कोई अन्य आकार नहीं होना चाहिए। 1, प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, एक रेखा में 2 बिंदु। संख्या 3 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, एक रेखा में 3 बिंदु इत्यादि। 2, कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ संख्या 6 को आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है,
ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। 3. कुछ संख्याओं जैसे 4 और 9 को वर्गों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। जैसे 4 को वर्ग के रूप में दर्शाने के लिए 2 बिंदु ऊपर की लाइन में होंगे और 2 बिंदु ठीक इनके नीचे की लाइन में। इसी प्रकार 9 को दर्शाने के लिए 3-3 की लाइन में एक दूसरे के ठीक नीचे 9 बिंदु लगाए जाएंगे और इस तरह वर्ग बनेगा। 4. कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 3 को दर्शाने के लिए ऊपरी लाइन में एक बिंदु होगा और निचली लाइन में 2 बिंदु होंगे। इस तरह आकृति त्रिभुज की बनेगी। इसी प्रकार अंक 6 को दर्शाने के लिए सबसे ऊपरी रेखा में एक बिंदु होगा, इसके नीचे 2 बिंदु होंगे और सबसे नीचे 3 बिंदु होंगे। इस तरह 6 अंक दर्शाया जाएगा और आकृति त्रिभुज की बनेगी। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए। नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 4, 3, 2, 1 जैसी होनी चाहिए। सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए। पृष्ठ 44। अब सारणी को पूरा कीजिए। 1. एक विशेष संख्या है। संख्या 2. रेखा हाँ, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज नहीं। संख्या 3. रेखा हाँ, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज हाँ। संख्या 4. रेखा हाँ, आयत हाँ, वर्ग हाँ, त्रिभुज नहीं। संख्या 5. रेखा हाँ, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज नहीं। इसी तरह आप अन्य संख्याएं लेकर इस टेबल को अर्थात सारणी को पूर्ण कीजिए। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1. कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? प्रश्न 2. कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? प्रश्न 3. कौन सी संख्याएं आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? प्रश्न 4. प्रथम 7 त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। 3, 6, इसी तरह आगे भी संख्याएं ली जा सकती हैं। 5. कुछ संख्याओं को 2 आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 12 को दर्शा सकते हैं 3 गुणा 4 अर्थात 4-4 बिंदु 3 लाइनों में लेकर दर्शाया जा सकता है 12 को। इसी प्रकार 6-6 बिंदु 2 पंक्तियों में लेकर भी 12 को दर्शा सकते हैं। इसे कहते हैं 2 गुणा 6 क्रम। इसी प्रकार के कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। प्रतिरूपों को देखना। प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। निम्न का अध्ययन कीजिए। A 117 + 9 = 117 + 10 - 1 = 127 - 1 = 126। B 117 - 9 = 117 - 10 + 1 = 107 + 1 = 108। C 117 + 99 = 117 + 100 - 1 = 217 - 1 = 216। D 117 - 99 = 117 - 100 + 1 = 17 + 1 = 18। पृष्ठ 45। क्या यह प्रतिरूप 9, 99, 999 ... प्रकार की संख्याओं के जोड़ने या घटाने में आपकी सहायता करता है? यहाँ एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है। A 84 गुणा 9 = 84 गुणा कोष्ठक में 10 - 1 कोष्ठक बंद। B 84 गुणा 99 = 84 गुणा कोष्ठक में 100 - 1 कोष्ठक बंद। C 84 गुणा 999 = 84 गुणा कोष्ठक में 1000 - 1 कोष्ठक बंद। क्या आपको किसी संख्या को 9, 99, 999 के प्रकार की संख्याओं से गुणा करने की एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है? ऐसी संक्षिप्त विधियां आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही मौखिक रूप से हल करने में सहायता करती हैं। निम्न प्रतिरूप आपको किसी संख्या को 5 या 25 या 125 से गुणा करने की एक आकर्षक विधि बताता है। आप इन संख्याओं को आगे भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। 1 96 गुणा 5 = 96 गुणा 10/2 = 960/2 = 480। 2
96 गुणा 25 बराबर 96 गुणा 100/4 बराबर 9600/4 बराबर 2400। 3. 96 गुणा 125 बराबर 96 गुणा 1000/8 बराबर 96,000/8 बराबर 12,000। आगे आने वाला प्रतिरूप क्या सुझाव दे रहा है? 1. 64 गुणा 5 बराबर 64 गुणा 10/2 बराबर 32 गुणा 10 बराबर 320 गुणा 1। 2. 64 गुणा 15 बराबर 64 गुणा 30/2 बराबर 32 गुणा 30 बराबर 320 गुणा 3। 3. 64 गुणा 25 बराबर 64 गुणा 50/2 बराबर 32 गुणा 50 बराबर 320 गुणा 5। 4. 64 गुणा 35 बराबर 64 गुणा 70/2 बराबर 32 गुणा 70 बराबर 320 गुणा 7। प्रश्नावली 2.3 निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? A 1 + 0, B 0 गुणा 0, C 0/2, D 10 - 10/2। उत्तर A 1 + 0 से शून्य निरूपित नहीं होगा। प्रश्न 2 यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर हाँ। प्रश्न 3 यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर दोनों ही 1 हैं। प्रश्न 4 वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। A 728 गुणा 101, उत्तर 73,528। B 5,437 गुणा 1001, उत्तर 54,42,437। C 824 गुणा 25, उत्तर 20,600। D 4,275 गुणा 125, उत्तर 5,34,375। E 504 गुणा 35, उत्तर 17,640। प्रश्न 5 निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 8 + 1 बराबर 9, 12 गुणा 8 + 2 बराबर 98, 123 गुणा 8 + 3 बराबर 987, 1234 गुणा 8 + 4 बराबर 9,876, 12,345 गुणा 8 + 5 बराबर 98,765। अगले दो चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? यहाँ संकेत दिया गया है। 12,345 बराबर 11,111 + 1,111 + 111 + 11 + 1। उत्तर अगले दो चरण हैं। 1,23,456 गुणा 8 + 6 बराबर 9,87,654। अगला चरण है 12,34,567 गुणा 8 + 7 बराबर 98,76,543। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 46। हमने क्या चर्चा की? 1. संख्याएं 1, 2, 3... ... जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 2. यदि आप किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको इसका परवर्ती मिलता है। यदि किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। 3. प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 4. यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्याएं 0, 1, 2, 3... ... पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। 5. प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 6. सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। 7.
हम एक रेखा लेते हैं, इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 से नामांकित करते हैं। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल पर बिंदु अंकित करते जाते हैं। इन्हें क्रमशः 1, 2, 3 ... से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं को जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग जैसी संख्याएं कर सकते हैं। 8. संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है। 9. दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणनफल के अंतर्गत संवृत्त या क्लोज्ड हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन या घटाना और भाग विभाजन के अंतर्गत संवृत्त नहीं हैं। पृष्ठ 47। 10. 0 से भाग या विभाजन परिभाषित नहीं है। 11. 0 को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव या तत्समक कहते हैं। पूर्ण संख्या 1 को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं। 12. आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय हैं। 13. पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य या एसोसिएटिव हैं। 14. पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण या बंटन होता है। 15. पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने में उपयोगी हैं और हम अनजाने में इनका प्रयोग करते हैं। 16. संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता देते हैं। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 48।